हाय फ्रेंड्स, आई एम अमन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 बिलियन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर 2 बिलियन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये विलेय और विलायक से रिलेटेड होंगे। तो गाइस, चैप्टर नंबर 2 बिलियन के बहुत पे प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई बिलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? बिलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए, तो सांद्रता का जब वाष्प दाब से संबंध बताएगा तो इसके लिए मोल अंश है। इसका सही आंसर मोल अंश होगा, क्योंकि मोल अंश ही वाष्प दाब में जो संबंध है वो बता सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मोल अंश। ओके, तो इसका सही आंसर है मोल अंश। दूसरा प्रश्न है, कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन छूने से ठंडा लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? विलयन की जो विलीनता है, शर्करा की विलीनता, वो सर्वाधिक तेजी किस में होगी? देखो, ठंडे जल में हो नहीं सकती, तो ठंडे जल वाले हर एक अलग हो जाएंगे, क्योंकि ठंडे जल में इसकी विलीनता अधिक हो नहीं सकती। यानी रह गए दो ऑप्शन जो गर्म जल के ऑप्शन है। गर्म जल में पूछा गया है कि गर्म जल में शर्करा के क्रिस्टल जल्दी घुलेंगे या शर्करा का पाउडर जल्दी घुलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि गर्म जल में शर्करा का पाउडर जल्दी घुलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है शर्करा में गर्म जल में शर्करा का पाउडर जल्दी घुलता है। ओके, साम्यावस्था पर वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलय के घुलने की दर बताइए। साम्यावस्था पर यानी कि साम्य अवस्था में वाष्पशील जो द्रव है विलायक में, द्रव विलायक जो है वो द्रव है, उसमें ठोस के विलय होने की दर क्या होगी? क्रिस्टलीकरण की दर से कम होती है, क्रिस्टलीकरण की दर से अधिक होती है, क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है या शून्य होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है। तो करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है। एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन है, यानी कि पदार्थ जो है अवक्षेपित होता है। यानी पदार्थ जब अवक्षेपित होगा तो ये संतृप्त होगा, अति संतृप्त होगा, असंतृप्त होगा, शांत होगा। संतृप्त होने पर ये बराबर हो जाता है, यानी कि मात्रा सही हो रहती है। क्योंकि ए की मात्रा अधिक हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अति संतृप्त। यही आंसर सबसे राइट होगा, अति संतृप्त। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? अगर विलायक द्रव है, उसकी निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा, यानी एक द्रव है उसमें ठोस की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह दाब पर निर्भर नहीं करती है। ये दाब पर निर्भर नहीं करती है। द्रव में अगर ठोस घोलेंगे तो ये दाब पर निर्भर नहीं करती कि ठोस की कितनी अधिकतम मात्रा इसमें लगेगी। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन, कि ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है? जैसे ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है? कम ताप, कम वायुमंडलीय ताप, उच्च वायुमंडलीय दाब, कम ताप, उच्च वायुमंडलीय दाब, दोनों। तो इसका आंसर नंबर होगा दूसरा गाइस। तो इसका आंसर नंबर दूसरा होगा, कम वायुमंडलीय दाब होने के कारण
व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन आवंधन का बनना, टूटना और मजबूती को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। मेथेनॉल और एसीटोन, क्लोरोफार्म और एसीटोन, नाइट्रिक अम्ल और जल, फिनाल और एनिलीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 7वें का ऑप्शन नंबर पहला जो है वो एकदम राइट होगा, मेथेनॉल और एसीटोन। जो मेथेनॉल है वो मेथेनॉल और एसीटोन वाला जो युग्म है वही राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन दर्शाएगा। और इसका जो विस्तार है वो लंबा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। अणुसंख द्रव्य गुणधर्म। 8वां सवाल है कि अणुसंख गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। विलयन में घुले विलेय कणों की प्रकृति पर, विलयन में घुले विलेय कणों की संख्या पर, विलयन में घुले विलेय कणों के भौतिक गुणों पर, या उनके प्रकृति पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उसमें जो कणों की संख्या होती है उससे उस पर ही निर्भर करता है अणुसंख गुणधर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। 1 मोलर NaOH का, 1 मोलर Na2SO4 का, 1 मोलर NH4NO3 का, 1 मोलर KNO3 का। तो बताइए इसमें किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, यानी कि Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जो विलयन जलीय विलयन जो बनेगा उसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। ओके, तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 में। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होती है। पहला है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, मोल किलोग्राम प्रति केल्विन, किलोग्राम मोल प्रति मोल केल्विन, या केल्विन मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, क्योंकि केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या के और मोललता पर इन्वर्स, यानी के मोललता इन्वर्स, ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ओके, अब 11वां प्रश्न है कि 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन होगा। कैसा अवनमन होगा। ग्लूकोज विलयन की तुलना में MgCl2 विलयन के हिमांक का अवनमन कैसा होगा। समान होगा, लगभग 2 गुना होगा, लगभग 3 गुना होगा, या लगभग 6 गुना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका, यानी कि जब ग्लूकोज का के विलयन का हिमांक अवनमन और ग्लूकोज की अपेक्षा MgCl2 का जो हिमांक अवनमन होता है वो लगभग 3 गुना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अचार बनाने के लिए, देखिए 12वां सवाल है कि अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रहने पर यह सिकुड़ जाता है, क्यों। देखिए परासरण के द्वारा यह जल ग्रहण करता है, पहला ऑप्शन। प्रतिलोम परासरण के कारण यह जल खोता है, दूसरा ऑप्शन। प्रतिलोम परासरण के कारण यह जल ग्रहण करता है, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है परासरण के द्वारा यह जल खोता है। तो इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किस कारण से अचार को जब आम को नमक के सांद्र विलयन में डाला जाता है तो ये सिकुड़ क्यों जाता है। आपने घर में अगर आपके दादी या मम्मी कोई भी बनाती होंगी
तो आपने भी देखा होगा कि अचार जो है, अचार के वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी परासरण के द्वारा यह जल खोता है। परासरण के द्वारा, जैसे कि नमक में जब हम आम डालते हैं, आम को काट कर डालते हैं, तो नमक हल्का हल्का पानी का अपनी ओर खिंचाव करता है और ये परासरण के द्वारा आम अपना सारा जल खो देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, परासरण के द्वारा यह जल खोता है। अब 13वां सवाल है, दिए गए ताप पर एक शांत विलयन के परासरण दाब की तुलना। उसमें आपको बताना है कि कोई ताप दिया गया है और एक शांत विलयन के परासरण दाब की तुलना में ऑप्शन पहला है, में तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। परासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है, तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता है, उतना ही होता है जितना तनु विलयन का होता है। तनु विलयन के परासरण दाब से नहीं की जा सकती इसकी तुलना। मतलब शांत विलयन के परासरण दाब की तुलना जो है वो तनु विलयन से की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? की जा सकती है तो उतना ही होता है जितना तनु विलयन का होता है, या फिर तनु विलयन का निम्न होता है, या तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी तुलना किस प्रकार से करेंगे। तो 13वें का सबसे पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है, यानी कि जो शांत विलयन का परासरण दाब होता है वो कम होता है और तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मोललता के दो सुक्रोज विलयनों में हिमांक में अवनमन समान होंगे। विलयन के परासरण दाब को समीकरण RT बराबर CRT, जहाँ C विलयन की मोलरता द्वारा दर्शाया जाता है या नहीं। 0.01 मोलर बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक अम्ल और सुक्रोज के जलीय विलयन के परासरण दाब का घटता हुआ क्रम यही है। कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। BaCl2 is greater than KCl is greater than CH3COOH is greater than सुक्रोज। राउल्ट के नियम, चौथा ऑप्शन है, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अनुपात के समानुपाती होता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें सभी सही लग रहे हैं लेकिन एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर जो पहला है, पहला ऑप्शन राइट नहीं है, रॉन्ग है। लेकिन इस प्रश्न का राइट ऑप्शन वही है पहला, दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मोललता के दो सुक्रोज विलयनों के हिमांक में अवनमन समान होंगे। ये गलत है क्योंकि अवनमन जो होते हैं वो असमान होंगे, समान कभी नहीं हो सकते हैं। अब 15वां प्रश्न पूछा गया है कि KCl NaCl और K2SO4 के वानठाप कारक के मान क्रमशः हैं। क्या हो सकते हैं? 2, 2 तथा 2, 2, 2 या 3। तीसरा ऑप्शन है 1, 1 या 2। चौथा ऑप्शन है 1, 1 या 1। तो आपको ऑप्शन इसमें चुनना है गाइज। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। KCl का होता है वानठाप कारक के जो मान होते हैं, KCl का होता है 2, NaCl का भी 2 और K2SO4 का 3 होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ 15 सवाल थे बहुकल्पीय। अब इसी के साथ विदा लेता हूँ और आगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार से मैं अगले चैप्टर के वीडियो भी बनाऊंगा। और इससे पहला अगर पहले चैप्टर का अगर बहुकल्पीय आपको पढ़ना है तो
मेरे चैनल पे जा कर के उसको देखिएगा। तो ठीक है, विदा लेता हूँ, नमस्कार।